नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। नीट 2024 के लिए हम बायोलॉजी वन शॉर्ट लेक्चर है वो देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी है वो कंप्लीट कर चुके हैं। जो आपके नीट के एग्जाम के सिलेबस की हम बात करें तो उसमें 12th क्लास से जितने भी चैप्टर दे रखे थे वो सभी चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। और साथ में 2008 से लेकर के 2023 तक जितने भी आपके नीट के एग्जाम हुए हैं, वो नीट के एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहने का मतलब है ये कि PYQ जितने भी आपके 2008 से 2023 तक टॉपिक वाइज हम वो डिस्कस कर चुके हैं। और ये 12th क्लास से संबंधित हमारा कंप्लीट जो वन शॉट लेक्चर का एक तो क्वेश्चन सीरीज और साथ में वन शॉट लेक्चर सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है। अभी हमने 2 क्लास पहले 11th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी स्टार्ट की थी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमारे हो गए हैं। सेकंड चैप्टर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जैविक वर्गीकरण को हमने कंप्लीट चैप्टर डिस्कस कर लिया और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत के विषय में कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस चैप्टर्स के आपसे 2 से 3 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो लगातार इस चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें वो फ्री उपलब्ध होने वाली है। अभी क्या है, लास्ट समय चल रहा है और लास्ट समय हमें सभी को पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट हथियार होता है वही हम काम में लेते हैं। और हमारे नीट के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हथियार जो है वो एनसीईआरटी बायोलॉजी है। और एनसीईआरटी बायोलॉजी को ही मैंने यहाँ पर अध्ययन करके उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ऐड करके इस प्रकार से नोट्स तैयार किए हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन इन नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। और अंतिम समय है तो आपको मेन जो टारगेट रखना वो एनसीईआरटी ही रखनी है, और वही चीज मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। पादप जगत, देखिए पादप जगत के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया था जब 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा था, कि इसमें जितने भी जीव आते हैं वो कैसी हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। यूकैरियोटिक के साथ साथ में ये बहुकोशिकीय होते हैं, और बहुकोशिकीय के साथ साथ में इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसी कारण इन्हें हम स्वपोषी कह देते हैं, ऑटोट्रोपिक कह देते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वो कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं। और इनमें जो एग्जाम्पल आपको याद रख लेने हैं, एक तो कसकुटा हो जाएगा, कसकुटा जिसे हम अमरवेल कहते हैं। इनमें क्या होता है, ये परजीवी के रूप में रहती है। और एक आपको याद रख लेना, जो कीट बक्सी पादप हैं, कीट बक्सी जो कीटों का भक्षण करते हैं, वो भी क्या होते हैं, आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पादप में 5 समूह शामिल किए गए हैं, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये एक सीक्वेंस के रूप में सबसे आदिम जो होते हैं शैवाल, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, सबसे ज्यादा विकसित हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं। सबसे कम विकसित शैवाल और सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म, एक सीक्वेंस के रूप में है ये। इसमें सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव शामिल किए गए हैं, और आमतौर पर इन्हें हम पादप कह देते हैं, प्लांट्स कह देते हैं। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं, जैसे कि कीट बक्सी पादप और परजीवी। ब्लेडरवर्ट और विंस फ्लाईट्रैप दोनों एग्जाम्पल याद रख लेने हैं। ये क्या होते हैं, कीट बक्सी पादप होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। और कसकुटा जो अमरवेल होती है, इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो ये एक परजीवी होता है, दूसरे प्लांट से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पादपों के जीवन चक्र में 2 अलग अलग चरण होते हैं, एक होता है द्विगुणित स्पोरोफाइटिक और दूसरा होता है अगुणित गेमेटोफाइटिक, जो एक दूसरे के साथ एकांतरित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो कैसे याद करेंगे इस चीज को आप। इसमें होता क्या है, एक तो आपका स्पोरोफाइटिक होता है जिसे हम बीजाणुद्भिद कह देते हैं, बीजाणुद्भिद। और एक होता है आपका गेमेटोफाइटिक जिसे हम युग्मकोद्भिद कहते हैं, युग्मकोद्भिद। दोनों याद रख लेने हैं आपको, इसके बारे में आगे हम इन्हीं के बारे में आगे पढ़ते हुए चलेंगे। बीजाणुद्भिद हमेशा द्विगुणित होता है और युग्मकोद्भिद हमेशा अगुणित होता है, और ये इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद में परिवर्तित होता है और युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद में परिवर्तित होता रहता, तो ये एक दूसरे के एक साइकिल के रूप में चलते रहते हैं। याद रख लेना, ये द्विगुणित होता है और युग्मकोद्भिद अगुणित होता है। आगे देखिए,
जैविक वर्गीकरण की प्रणाली, ये अलग अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण दिया था और जिनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र यानी कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और एक हो जाएगा आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो पहले हम कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, अब जैसा पौधा हम बाहर से देखते हैं, उनको देखने के आधार पर जब उनका वर्गीकरण कर देते हैं तो वो कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र कहलाएगा। जैसे हम छोटे छोटे पौधे देखते हैं, जैसे टमाटर का पौधा है और एक हमने नीम देख लिया, एक बड़ा पौधा एक छोटा, तो इनके आधार पर इनका वर्गीकरण कर दिया हमने। तो बाहरी लक्षण के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं वो कृत्रिम वर्गीकरण कहलाएगा। इसमें आपका अरस्तु का आ जाएगा, लिनियस का वर्गीकरण इसी के अंतर्गत आता है। तो बाहरी विशेषताओं पर आधारित है। उदाहरण के लिए इनमें जो आता है वो लिनियस का वर्गीकरण है, वो कृत्रिम प्रणाली के अंतर्गत आता है, क्योंकि इन्होंने एंड्रोशियम की संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया था। एंड्रोशियम क्या होता है, एक नर जननांग होता है पादपों के अंदर, नर जननांग, इस आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। सबसे प्रारंभिक वर्गीकरण प्रणाली जिसमें रंग, संख्या, आवास और पत्तियों के आधार पर, पत्तियों के आकार आदि सहित केवल स्थूल सतही रूपात्मक लक्षणों का उपयोग किया था। यानी कि शुरुआत में जो वर्गीकरण किया गया था उसमें बाहरी जितने भी लक्षण हमें दिखाई देते उनके आधार पर, उनका आवास कैसा, उनकी संख्या कितनी है, बाहर से उनकी पत्तियों का आकार कैसा, उनके आधार पर वर्गीकरण सबसे पहले किया गया था। तो अरस्तु का वर्गीकरण सबसे प्राचीन मानते हैं, इन्होंने इसको वैज्ञानिक आधार वो प्रदान करने वाले ये पहले ही व्यक्ति थे। अरस्तु ने पौधों को ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स में वर्गीकृत किया करने के लिए सरल रूपात्मक लक्षणों का उपयोग किया था। जो सामान्य सरल एकदम से बाहर देखने पे हमें लक्षण नजर आते हैं उनके आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो प्लांट्स देखते हैं ना, इनको हम हर्ब्स कहते हैं। जो जड़ी बूटियां छोटे छोटे प्लांट होते हैं वो, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ये हर्ब्स हो गए। फिर ये इससे थोड़े बड़े थे, उनको सर्ब्स नाम दे दिया, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा बड़े थे उनको ट्रीज नाम देते। तो ये अरस्तु के द्वारा दिया गया वर्गीकरण था, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में भी डिटेल से पढ़ चुके हैं। अरस्तु ने जीवों को 2 समूह में विभाजित किया, जिनका, ये तो प्लांट का देख लिया हमने 3 पार्ट्स में। जीवों के लिए भी उन्होंने क्या किया, 2 भागों में बांटा, और बांटने का जो आधार था वो लाल रक्त था, ब्लड था, लाल रंग का ब्लड था। वे जिनका रक्त लाल था उनको एनाइमा कहा, और वे जिनका रक्त लाल नहीं था उनको एनाइमा कहा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, पिछले क्लास में भी हमने इसकी बात की थी। अरस्तु को प्राणी शास्त्र यानी कि जंतु विज्ञान या जूलॉजी का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जनक कह देते हैं। भ्रूण विज्ञान यानी कि एम्ब्रियोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब दूसरा आता है प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र। देखिए, कृत्रिम के अंदर 2 वर्गीकरण याद रख लेने हैं, अरस्तु का, लिनियस का। प्राकृतिक वर्गीकरण में एक याद रख लेना आपको, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन बुकर का वर्गीकरण जो था ये प्राकृतिक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो ये जीवों के बीच प्राकृतिक समानता पर आधारित था, नेचुरल रूप से क्या समानता उसमें पाई जाती उनके ऊपर आधारित था। जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन बुकर द्वारा दिया गया पुष्पों के पादपों का वर्गीकरण, जो पुष्पीय पादप हैं एंजियोस्पर्म, उनका जो वर्गीकरण था वो इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये डाल्टन साहब हैं। तो प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र में आता है जोसेफ डाल्टन और जॉर्ज बेंथम का। फिर तीसरा आता है फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण तंत्र। फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण तंत्र, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इसके वंशज कौन हुआ करते थे उनके आधार पर वर्गीकरण। देखिए, पहले ये था, इससे ये शाखा निकली, फिर ये बना, ये ऐसे जो वंशज थे ना, इसके फाइलोजेनेटिक जो ट्री बनती है उसी प्रकार से। ये विकासवादी संबंधों पर आधारित हैं और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, एक साइटोटेक्सोनोमी और एक कीमोटेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी या संख्या पर आधारित जो वर्गीकरण है उसकी बात कर लेते हैं। तो यह सभी अवलोकनीय विशेषता पर आधारित है। अवलोकन मतलब बाहर से देखने पर उनका बारे में जानकारी प्राप्त करके उनका अवलोकन करके हम क्या करते हैं, उनका टेक्सोनोमी या वर्गीकरण करते हैं। इसे कंप्यूटर का उपयोग करके आसानी से किया जा सकता है। सभी लक्षणों को नंबर और कोड दिए जाते हैं, डाटा संसाधित किया जाता है। इस प्रकार के सैकड़ों लक्षणों को समान महत्व देने वाला माना जाता है। तो ये संख्या पर आधारित है, उनके डाटा होते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, जब उसमें कोई चेंजेस करने होते हैं तो उसमें और संशोधित कर दिया जाता है। तो सैकड़ों लक्षणों को इनको महत्व देने के लिए ये न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है। फिर आती है साइटोटेक्सोनोमी। यह कोशिका संबंधी जानकारी जैसे कि गुणसूत्र संख्या, संरचना, व्यवहार आदि पर आधारित होती है।
यह साइटोटैक्सोनॉमी। फिर आती है केमोटैक्सोनॉमी, इसमें पौधों के रासायनिक घटकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ना, ये हो गए। तो इनको क्या करते हैं, इनके रासायनिक घटक जो होते हैं पादपों के, उनके आधार पर केमोटैक्सोनॉमी दी गई। तो ये फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण हो गया। तो तीनों वर्गीकरण हमने देख लिए हैं। अब प्लांट में जो सबसे पहला जो वर्ग आता है वो आपका है शैवाल यानी कि एल्गी, जिसे शैवालों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। ये देख सकते हैं, ऐसे आपने देखा होगा जहां पर पानी इकट्ठा हुआ होता है, जैसे समुद्र है, तालाब है, उनमें ये ग्रीन ग्रीन उसके ऊपर एक काई सी जम जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, शैवाल कह देते हैं, एल्गी कह देते हैं। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड स्वपोषी और बड़े पैमाने पर जलीय ताजा पानी और समुद्र दोनों में ही पाए जाने वाले जीव होते हैं। क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है, इसी कारण तो ग्रीन रंग की होती हैं। सरल होते हैं, सरल का मतलब इसमें थैलोइड जड़ तना पत्ती का अभाव होता है, जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाते हैं इनमें, ठीक है। स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं और ताजा जल और समुद्र जल दोनों में ही पाए जाते हैं। नम पत्थरों पर मिलते हैं, ये मिट्टी में पाए जाते हैं और नम जो लकड़ी है उसके ऊपर भी देखने को मिलती हैं। इनमें से कुछ कवक के साथ में सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, जिसे हम लाइकेन कह देते हैं। पिछली क्लास में इसके बारे में डिटेल से बात की थी हमने। और कुछ जीवों के साथ में क्या करते हैं, ये सहजीवी के रूप में रहते हैं, जो उदाहरण के लिए जो स्लोथ भालू होते हैं उनके साथ में भी ये पाए जाते हैं शैवाल। शैवाल का रूप और आकार अत्यधिक परिवर्तनशील होता है। इसका आकार क्लेमाइडोमोनास जैसे जो सूक्ष्म एक कोशी के रूपों से लेकर के वोल्वोक्स जैसे कोलोनियल रूपों और यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा जैसे फिलामेंटस रूपों तक होता है। कहने का मतलब है कि शैवालों के अंदर एक कोशी की शैवाल भी देखने को मिलती है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। कुछ शैवाल ऐसी होती है जो कॉलोनी बना करके रहती है, जैसे कि वोल्वोक्स। और कुछ शैवाल है वो फिलामेंटस जैसे फिलामेंट जैसा होता है ना, फिलामेंट या फिर कह सकते हैं तंतु रूपी संरचना होती है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। केल्प जैसे कुछ समुद्री रूप विशाल पादप निकाय होते हैं, मतलब बड़े पादप जो होते हैं, बड़े शैवाल जो होते हैं उनको केल्प कहा जाता है, जो कि एक ब्राउन एल्गी है। जनन की हम बात करें, देखिए सबसे पहले कायिक जनन की बात कर लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रिप्रोडक्शन तो विखंडन द्वारा होता है, ये फिजन के द्वारा प्रत्येक टुकड़ा एक थैलस के रूप में विकसित हो जाता है। अगर शैवाल का कोई भी टुकड़ा है वो अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होती है तो वो एक नया थैलस बना लेता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो होता है ये बीजाणुओं के द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है, जैसे कि जू स्पोर्स सामान्यतः यही बनते हैं, चल बीजाणु जिसे कहते हैं। और ये कसाबिक होते हैं यानी कि गतिशील होते हैं, इनमें कसाबिका पाई जाती है और अंकुरण पर नए पादप को जन्म देते हैं। लैंगिक जनन की हम बात करें तो 2 युग्मकों का संलयन होता है लैंगिक जनन में, और ये 3 प्रकार का होता है। एक तो आइसोगेमी जिसे हम सम युग्मकी कह देते हैं, एक अनआइसोगेमी जिसे असम युग्मकी कह देते हैं, और उगेमस इसे हम विषम युग्मकी कह देते हैं। यहाँ पर इन तीनों की स्ट्रक्चर दे रखी, देखिए आइसोगेमी के अंतर्गत क्या होता है कि आइसोगेमी में दोनों युग्मक होते हैं वो समान होती हैं, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। अनआइसोगेमी में क्या होता है, दोनों युग्मक असमान होते हैं, ये फीमेल युग्मक है जो कि बड़ा है आकार में, मेल युग्मक जो कि छोटा होता है आकार में। उगेमी की हम बात करें तो इसमें एक एग हो जाएगा, एक स्पर्म हो जाएगा। जो एग होता है ये आकार में बड़ा होता है, स्पर्म होता है आकार में छोटा होता है, और इसमें कसाबिका पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है तीनों के अंदर ही, आप इसको अच्छे से याद रख लेना। आकार में समान युग्मकों का संलयन होता है तो इसे हम आइसोगेमस कह देते हैं। और ये कैसे होते हैं, कसाबिक होते हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, और अकसाबिक होते हैं जो कि अगतिशील होते हैं जैसे कि स्पायरोगायरा। ये दोनों के एग्जाम्पल याद रख लेना। अनआइसोगेमी, इसमें क्या होता है, ये आकार में भिन्न 2 युग्मकों का संलयन होता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास की कुछ अलग अलग जातियां होती है, उनमें अनआइसोगेमस प्रकार का भी जनन देखने को मिलता है। उगेमस विषम युग्मकी, एक बड़ी गैर गतिशील मादा युग्मक होता है, मतलब अगतिशील, और एक बड़ी मादा युग्मक होता है, और एक छोटा होता है जो गतिशील नर युग्मक होता है, और इन दोनों के बीच में संलयन होता है। और इसका एग्जाम्पल है वोल्वोक्स और फ्यूकस, उगेमस के उदाहरण है। तो ये रिप्रोडक्शन हो गया एल्गी के अंदर। ये देखिए स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा की स्ट्रक्चर दे रखी है यहाँ पर। ये क्लेमाइडोमोनास जो एक कोशी की एल्गी होती है, ये वोल्वोक्स हो गया, ये यूलोथ्रिक्स हो गया। तो ये अलग अलग देखिए, स्पायरोगायरा फिलामेंटस होती है, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस होती है, और वोल्वोक्स की हम बात कर चुके हैं, ये कोलोनियल होती है, कोलोनियल, कोलोनी बना करके समूह के रूप में रहती है।
और क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय एल्गी होती है। तो ये एग्जाम्पल है एल्गी के। शैवालों के लाभ क्या है उनकी बात कर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये पृथ्वी पर कुल CO2 का लगभग आधा भाग स्थिर करते हैं। यानी कि जितना CO2 का स्थिरीकरण होता है इस पृथ्वी पर, उसका आधा भाग है वो किसके द्वारा किया जाता है, इन्हीं शैवालों के द्वारा किया जाता है। ये गुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा देते हैं। कई समुद्री शैवाल, लगभग 70% प्रजातियां, कई समुद्री शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगासम, ये इसके एग्जाम्पल हैं जिनका भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ समुद्री भूरे और लाल शैवाल हाइड्रोकोलोइड, जिनमें जल धारण की क्षमता ज्यादा होती है, वे पदार्थ जिन्हें हम हाइड्रोकोलोइड कहते हैं। तो कुछ समुद्री भूरे और लाल शैवाल होते हैं जो हाइड्रोकोलाइड उत्पन्न करते हैं। एक तो एल्जिन होता है जो कि ब्राउन एल्गी से प्राप्त होता है, और एक कैराजिनिन होता है जो लाल शैवाल से प्राप्त होता है, और इनका व्यावसायिक उपयोग होता है। ठीक है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। जो शैवाल होते हैं ये सभी जलीय जानवरों के भोजन चक्र का आधार होती है। अगार अगार आपने नाम सुना होगा, जब संवर्धन माध्यम बनाते हैं तो उसमें अगार अगार एक इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है, और ये अगार अगार किससे प्राप्त होता है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो शैवाल होती है इनसे अगार अगार कल्चर मीडियम जो होता है ये प्राप्त होता है। तो अगार का उपयोग रोगाणुओं को, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको बढ़ाने, आइसक्रीम और जेली में किया जाता है। क्लोरेला स्पाइरुलिना एक उसके शैवाल होती है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना एक उसी के शैवाल होती है जो प्रोटीन से भरपूर होती है। इनका उपयोग अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो भोज्य पदार्थ के रूप में इनका उपयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेना। सवालों की जो लाभ है ना, इनसे कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो ये पूरी स्लाइड ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवालों में 3 वर्ग शामिल होते हैं। एक तो क्लोरोफाइसी जिसमें ग्रीन एल्गी आते हैं, हरे शैवाल आते हैं जैसे कि एल्वा, सी ग्रेप्स, क्लोरेला। फियोफाइसी है जिसमें ब्राउन एल्गी आती हैं जैसे कैल्प है, इसके अलावा फ्यूकस है। और रोडोफाइसी तीसरा जो वर्ग आता है समूह रोडोफाइसी, जिसमें लाल शैवाल आती हैं, आयरसमोस है, इसके अलावा पोरफायरा है, हाइड्रोडिक्टियोन है, ये रोडोफाइसी के अंतर्गत आती है। अब एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो समूह आता है वो है क्लोरोफाइसी, यानी कि ग्रीन एल्गी। जितनी भी ग्रीन एल्गी वो इसके अंतर्गत शामिल होती है। और एक चीज याद रख लेना, इनका जो ये ग्रीन, ब्राउन, ये जो वर्गीकरण है ये क्लोरोफिल के आधार पर किया गया है। क्लोरोफिल इनमें कौन सा होगा, अगर आपका यहाँ पर हम बात करें, अगर उसमें क्लोरोफिल ए और बी उपस्थित है तो आपका क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर हो जाएगा। ए और आपका सी उपस्थित है तो वो फियोफाइसी हो जाएगा। ए और डी उपस्थित है तो आपका रोडोफाइसी हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्लोरोफिल के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। अब एक एक करके हम बात करते हैं। पहले क्लोरोफाइसी की। क्लोरोप्लास्ट में वर्णक क्लोरोफिल ए और बी के कारण ये आमतौर पर घास जैसे हरे रंग के होते हैं। विभिन्न प्रजातियों में क्लोरोप्लास्ट डिस्कोइड, प्लेट जैसे जालीदार, कप के आकार के, सर्पिल या रिबन के आकार के हो सकते हैं। जो इनकी अलग अलग प्रजातियां होती है उनमें अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जैसे डिस्क के आकार के, प्लेट के जैसे जालीदार, कप के आकार के, सर्पिलाकार, रिबन के आकार के हो सकते हैं। इनमें से अधिकांश क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक पायरिनोइड, जिसे हम भंडारण संरचना कह देते हैं, यानी स्टोरेज करने का काम करती है, तो पायरिनोइड स्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना उनमें या तो एक हो सकती है पायरिनोइड या एक से अधिक हो सकता है। और पायरिनोइड होता क्या है, पायरिनोइड के अंदर स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी पाया जाता है। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके आरबीसी फर्स्ट सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पायरिनोइड जो होती है इनमें एक तो प्रोटीन पाया जाता है और स्टार्च पाया जाता है इसके बाहर की ओर। ठीक है, याद रख लेना। कुछ शैवाल में भोजन को तेल बूंदों के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो इनमें जो स्टोरेज फूड होता है वो याद रख लेना क्या होता है। स्टोरेज फूड होता है ऑयल ड्रॉपलेट्स या ग्लाइकोजन के ऑयल ड्रॉपलेट्स, तेल बूंदक लिख देते हैं हम हिंदी में, तेल बूंदक या ऑयल ड्रॉपलेट्स होता है स्टोरेज फूड। सेलुलोज की आंतरिक परत, सेलुलोज की हम बात करें तो आंतरिक परत सेलुलोज की होती है और बाह्य परत पेक्टोज की बनी होती है। ठीक है, कठोर कोशिका भित्ति होती है। हरे सवाल में कुछ सामान्यतः एग्जाम्पल है यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह और कारा, ये इसके उदाहरण है क्लोरोफाइसी एल्गी के। जैसे यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, फ्रिस्चियोला, अल्वा, हाइड्राडिक्टियोन, ये इसके उदाहरण है ग्रीन एल्गी के, याद रख लेना।
क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल जो है ना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो क्लोरोफिल याद रख लेना, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण। पायरिनोड याद रख लेना, स्टोरेज फूड कौन सा वो याद रख लेना, कोशिका भित्ति याद रख लेना, और एग्जाम्पल याद रख लेना। इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। जनन भी याद रखना आपको। जनन के बारे में यहाँ पे समझा देता हूँ। जो रिप्रोडक्शन होता है, एक तो कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। कायिक जनन होता है, ये विखंडन द्वारा होता है। अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, बीजाणु बनते हैं, जिनके द्वारा कायिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की हम बात करें तो जू स्पोरेंजिया में उत्पादित जो फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स होते हैं, चल बीजाणु जो बनते हैं, उन चल बीजाणुओं के द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, लैंगिक कोशिका का निर्माण होता है, जिसमें समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी तीनों प्रकार का ही जनन हमें क्लोरोफाइसी शैवालों के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा वर्ग आता है फियोफाइसी, फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी। इसमें जो होगा आपका क्लोरोफिल, एक तो ए होगा और सी होगा, और साथ में आपका क्या मिलेगा, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन उसमें भी पाया जाता है। बीटा कैरोटीन जो होता है ये सार्वत्रिक वर्णक हम मान सकते हैं ए और बीटा कैरोटीन को, ठीक है। इसके अलावा इनमें देखिए, इनका रंग जेंथोफिल वर्णक और फ्यूकोजेंथिन की मात्रा के आधार पर जैतूनी हरे से भूरे रंग तक होता है, यानी कि अलग अलग प्रकार का होता है। इसमें जेंथोफिल या फ्यूकोजेंथिन, इनके आधार पर इनका रंग होता है भूरा। 1997 में पूछा गया ये। भोजन को जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित किया जाता है, जो लेमिनेरिन या मेनिटोल के रूप में हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। भोजन स्टोरेज होता है किस रूप में, लेमिनेरिन और मेनिटोल के रूप में। 1997 में। कायिक कोशिकाओं में एक सेलुलोजिक भित्ति पाई जाती है, सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल होती है, जो आमतौर पर बाहर की तरफ एल्जिन की जिलेटिनस कोटिंग से ढकी रहती है। मतलब सेलुलोज की जो भित्ति के चारों ओर क्या पाया जाता है, एल्जिन से बने हुए जिलेटिन का कवरिंग पाई जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड, केंद्रीय रिक्तिका और केंद्रक होते हैं। पौधों का शरीर एक होल्ड फास्ट द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए आप, नीचे ये होल्ड फास्ट है, जिसके द्वारा ये नीचे सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इसमें एक डंठल स्टीप होती है, ये बीच वाले जो डंठल भाग है ना, जिस ऊपर वाली पत्ती जैसी संरचना को इसको इसके साथ में जोड़ता है, ये स्टीप, ये क्या करता है, इसको डंठल नुमा पार्ट होता है। और पत्ती जैसा जो प्रकाश संश्लेषी अंग होता है उसे फ्रोंड कह देते हैं। ये फ्रोंड कहलाता है, जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। सभी में ऐसी स्ट्रक्चर होती है। इसके उदाहरण है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस और कैल्प्स। ये इसके एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने। जनन की हम बात करें, देखिए जनन रिप्रोडक्शन। कायिक जनन है, विखंडन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन है, ये नाशपाती के आकार के द्विकशाभिकी जूस्पोर्स पाए जाते हैं। दो कशाभिका युक्त जूस्पोर्स पाए जाते हैं, चल बीजाणु पाए जाते हैं, और ये दोनों कशाभिका कैसे, असमान पार्श्व रूप से जुड़े हुए कशाभ होते हैं, नाशपाती के आकार के। लैंगिक जनन की हम बात करें तो इसमें आइसोगेमस, अनाइसोगेमस, ऊगेमस तीनों ही प्रकार का लैंगिक जनन होता है। युग्मकों का मिलन पानी में या फिर ऊगोनिया के अंदर होता है। युग्मक नाशपाती के आकार की होती है, जिन्हें हम पायरिफॉर्म कह देते हैं, जिनमें दो पार्श्व रूप से जुड़ी कशाभिकाएं होती हैं, तो ये लैंगिक जनन होता है। ये आपका फियोफाइसी हो गया, ब्राउन एल्गी। इसके बाद में जो आता है वो रोडोफाइसी। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। रोडोफाइसी की हम बात कर लेते हैं। रेड एल्गी, लाल शैवाल। इनमें लाल वर्णक है वो आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण होता है। देखिए क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, सॉरी बी नहीं होता है, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल डी होता है, और साथ में आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन होता है, और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें लाल जो रंग होता है ये आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण होता है। समुद्री जल और गर्म क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। अधिकांश लाल शैवाल की लाल थैलस बहुकोशिकीय, इनकी जो थैलस होती है वो बहुकोशिकीय होती है। इनमें कुछ का शारीरिक संगठन जटिल होता है। भोजन को फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और जो संरचना में एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेना। देखिए जो स्टार्च के रूप में या फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में या तेल बुंदक के रूप में तो क्लोरोफाइसी में होता है। ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिन और मेनिटोल के रूप में। रोडोफाइसी में फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में संचित भोजन होता है। एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरिया, ग्रिसिलेरिया, जिलेडियम। देखिए जिलेडियम, कॉन्ड्रस, प्लूमेरिया है, ये रोडीमेनिया पाल्मेटा है, और ये एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रिसिलेरिया, जिलेडियम। ये उदाहरण याद रख लेना रोडोफाइसी।
लैंगिक जनन की हम जनन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है। कायिक जनन विखंडन द्वारा होता है। लैंगिक जनन अगतिशील बीजाणु पाए जाते हैं जिनके द्वारा होता है, और लैंगिक जनन ऊगेमस के द्वारा होता है। देखिए पिछले दोनों में तीनों ही प्रकार का जनन होता है, लेकिन इसमें केवल ऊगेमस प्रकार का लैंगिक जनन होता है। अगतिशील युग्मक पाए जाते हैं और इसमें निषेचन के बाद जटिल विकास होता है। ठीक है, तो ये आपका रोडोफाइसी जो होती है वो कंप्लीट होता है। आप तीनों का एक ब्रीफली अध्ययन करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में टेबल भी दे रखी है, सवालों का विभाजन, उनकी विशेषताएं। क्लासेज एक तरफ करेक्टर है, और ये देखिए क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट देखिए क्लोरोफिल ए और बी होता है ग्रीन एल्गी के अंदर, क्लोरोफाइसी में, और फियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और सी होता है और साथ में फ्यूकोजेंथिन होता है। पिगमेंट की हम बात करें, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी होता है, साथ में फाइकोइरिथ्रिन होता है, आर फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, स्टोरेज फूड देखिए यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। क्लोरोफाइसी में स्टार्च के रूप में भोजन संचित होता है, फियोफाइसी में मेनिटोल और लेमिनरिन के रूप में, रोडोफाइसी में फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में संचित होता है। सेल वॉल की हम बात करें तो क्लोरोफाइसी में सेलुलोज की बनी होती है, फियोफाइसी में सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है, और रोडोफाइसी के अंदर सेलुलोज साथ में पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर भी पाए जाते हैं। फ्लैजिला की हम बात करें तो क्लोरोफाइसी में 2 से 8 हो सकते हैं और इक्वल होते हैं, आपस में समान होते हैं। फियोफाइसी में अनइक्वल होती हैं, लेटरली होते हैं, असमान होते हैं, और इसमें नहीं पाए जाते हैं रोडोफाइसी में। आवाज की हम बात करें तो क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर में हो सकती है, सोल्टी वाटर में पाई जाती है, और ब्रेंकिस वाटर में भी पाई जाती है, छिछला पानी जो होता है। फियोफाइसी के अंदर फ्रेश वाटर में पाई जाती है, बहुत ही कम। इसके अलावा सोल्टी और जो ब्रेंकिस वाटर है उसमें ज्यादा पाई जाती है, समुद्री जल में ज्यादा देखने को मिलती है, फ्रेश वाटर में कम देखने को मिलती है। रोडोफाइसी की सवाल जो होती है अधिकांश ये लवणीय जल में पाई जाती है, इसके अलावा ब्रेंकिस वाटर में भी देखने को मिलती है। तो ये इनका अलग अलग जो करेक्टर दे रखी, जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है एक टेबल के रूप में, तो जो आपको याद रख लेना, इस टेबल से आपके बहुत सारे क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले। अब जो सेकंड जो हमारा ग्रुप आता है वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम ब्रायोफाइटा के अध्ययन को हम ब्रायोलॉजी कह देते हैं। ठीक है, ब्रायोलॉजी। ये देख सकते हैं इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। ये आमतौर पर पहाड़ों में नम छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। असंवहनीय स्थलीय पौधे हैं जिनमें द्विगुणित स्पोरोफाइट एक स्वतंत्र अगुणित गेमेटोफाइट पर परजीवी के रूप में रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, असंवहनीय होते हैं, जाइलम फ्लोएम वगैरह इनमें नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो स्पोरोफाइट होता है वो द्विगुणित होता है और गेमेटोफाइट होता है वो अगुणित होता है, लेकिन स्पोरोफाइट वो इस गेमेटोफाइट पर निर्भर रहता है, ये याद रखें। इन्हें पादप जगत का उभयचर कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जलीय आवास में भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं, तो दोनों जगह पर पाए जाते हैं तो उभयचर हो गए। क्योंकि ये मिट्टी में रह सकते हैं, लेकिन लैंगिक जनन के लिए इन्हें क्या होती है? पानी की आवश्यकता होती है। जनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इनका शरीर शैवाल की तुलना में अधिक विभेदित होता है। जैसे शैवाल में जड़ तना पत्ते नहीं होते ना, उससे थोड़ा सा विकसित होता है, क्योंकि इसमें जड़ की जगह राइजोइड्स पाए जाते हैं, राइजोइड्स, तो थोड़ा सा अधिक विकसित होता है। ये थैलस जैसा और फैला हुआ या सीधा होता है। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय राइजोइड्स द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है, तो इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, ये याद रख लेना, जो एक कोशिकीय हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। ये ऊपर वाला स्पोरोफाइट हो गया। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, सीटा, कैप्सूल, ठीक है, और फीट होता है, यहाँ पर फीट, इसको फीट बोल सकते हैं। नीचे गेमेटोफाइट है, इसके देखिए 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो मेन एक्सिस हो गया, इसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती, पत्तियों जैसी संरचना जिसे लीविज कह देते हैं, ठीक है। तो इनमें वास्तविक जड़ों, तने और पत्तियों का अभाव होता है, ठीक है। इनमें जड़ जैसी संरचना पाई जाती है, पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, देखिए, और तने जैसी संरचना भी हो सकती है। मुख्य पादप का जो शरीर होता है वो अगुणित होता है। मुख्य जो पादप होता है इसका गेमेटोफाइट होता है और ये अगुणित होता है, ठीक है। यह युग्मक पैदा करता है, युग्मक बनाता है, और इसे हम गेमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद कह देते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। ब्रायोफाइट्स में जो लैंगिक अंग होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। मादा लैंगिक अंग है उसे हम एंथ्रीडिया कह देते हैं, और ये क्या करता है? द्विकशाभिकीय एंथ्रोजोइड्स उत्पन्न करता है। मादा जो लैंगिक अंग होता है उसे एंथ्रीडिया कहते हैं, और जो मादा लैंगिक, एक मिनट, ये मादा नहीं है, गलती से यहाँ पे छप गया है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर मिटा के करेंगे, नर होगा ये। देखिए यही तो गलती कर दी हमने, नर।
नर लैंगिक अंग जो होता है उसे एंथ्रीडिया कहते हैं, और ये जो एंथ्रीडिया होता है ये द्विकशाभिकीय एंथ्रोजोइड्स उत्पन्न करता है, ठीक है, जो मादा युग्मक होते हैं। मादा लैंगिक अंग जो होता है ये आर्किगोनियम कहलाता है, और ये फ्लास्क के आकार का होता है, और ये अंडा उत्पन्न करता है, ठीक है। दोनों याद रख लेना। एक बार बता देता हूं, थोड़ा सा नोट्स में ये यहाँ पर गलती हो गई है, इसको हम सही करते हैं। लेकिन जो नर लैंगिक अंग होते हैं उसको एंथ्रीडिया कह देते हैं, जो क्या होते हैं, द्विकशाभिकीय एंथ्रोजोइड्स उत्पन्न करते हैं, ठीक है। मादा लैंगिक अंग जो होते हैं उन्हें आर्किगोनियम कह देते हैं, ये फ्लास्क के आकार के होते हैं और ये अंडे उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना, एंथ्रीडिया और आर्किगोनियम। एंथ्रोजोइड्स को पानी में छोड़ा जाता है जहां वे आर्किगोनियम के संपर्क में आते हैं, और एंथ्रोजोइड्स अंडे के साथ मिलकर युग्मनज बनाते हैं। मतलब एंथ्रोजोइड्स और जो अंडा होता है उसके बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे युग्मनज बनता है। युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित होता है। युग्मनज में तुरंत अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता, वे एक बहुकोशिकीय शरीर का निर्माण करते हैं जिसे स्पोरोफाइट कहा जाता है। मतलब तुरंत ही उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है, वे एक बहुकोशिकीय बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं जिसे स्पोरोफाइट कह देते हैं, बीजाणु द्विविध कहते हैं, जो द्विगुणित होता है, उसके बाद में उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। ब्रायोफाइट्स का महत्व क्या है, देखिए क्या क्या हमारे लिए ये इंपोर्टेंस है इसका। कुछ मोसेज शाकाहारी, स्तनधारियों और पक्षियों और अन्य जानवरों को भोजन प्रदान करते हैं। स्पेगनम जो एक मोस है और इसकी जो प्रजातियां हैं जिनसे पीट प्राप्त होता है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसमें जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग जीवित सामग्री के ट्रांसशिपमेंट के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में भी किया जाता है। 2006 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय जो कॉटन है वो कम पड़ गया था, उसके स्थान पर स्पेगनम का उपयोग किया गया था, ठीक है। नंगी चट्टानों, मिट्टी पर पौधे के अनुक्रमण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इनका अत्यधिक पारिस्थितिक महत्व होता है। जो चट्टाने हैं उसके ऊपर उनको तोड़ करके उनसे मिट्टी का निर्माण या सक्सेशन की क्रिया में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। लाइकेन के साथ मोस चट्टानों को विघटित करते हैं। लाइकेन के साथ में मोस है वो चट्टानों को तोड़ती हैं, जिससे सबस्ट्रेट उच्च पौधे की वृद्धि के लिए उपयुक्त हो जाता है। जो उच्च स्तरीय पौधे हैं, जैसे ये कोई चट्टान है, इसके ऊपर आपकी लाइकेन और क्या पाई जाती है, ब्रायोफाइट्स, इस चट्टान को तोड़ देते हैं जिससे यहाँ पर बड़े बड़े जो वृक्ष हैं वो उत्पन्न हो सके, उनके लिए उपयुक्त वातावरण हो सके। चूंकि मोस मिट्टी पर घनी चटाई या चादर के रूप में बिछ जाते हैं, वे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, मिट्टी को कटने से या मिट्टी का जो बहाव होता है उसको रोक देती हैं। ब्रायोफाइट्स में लीवरवर्ट्स और मोस में विभाजित किया जाता है। दो समूह आते हैं, एक तो लीवरवर्ट्स और एक मोस आता है। इन दोनों के बारे में और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पहले हम लीवरवर्ट्स की बात करते हैं। देखिए नम छायादार आवासों में वृद्धि करते हैं ये। लीवरवर्ट्स का पादप शरीर थैलोइड होता है, जैसे कि मार्केंसिया, थैलस जो होता है ना उसी के प्रकार का होता है। जैसे हमारा लीवर होता है ना उसी प्रकार की इसकी संरचना होती है। देखिए ये रहा, ये लीवरवर्ट्स हो गया। पत्तीदार सदस्यों के तने जैसी संरचनाओं पर दो पंक्तियों में छोटे पत्ते जैसे उपांग पाए जाते हैं। ये देखिए पत्ती जैसी संरचना होती है, नीचे राइजोइड्स हो गए, ये थैलस हो गया, और इसके ऊपर ये जेमा कप पाए जाते हैं। मार्केंसिया की संरचना जब पढ़ते हैं हम, इसका उदाहरण है ये लीवरवर्ट्स का। इसके ऊपर ये स्पोरोफाइट हो गई, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होती है लीवरवर्ट्स की, और ये मोस पादप की। अभी आगे हम इसकी बात करेंगे। लीवरवर्ट्स के बारे में और देखिए यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो थैलस के विखंडन द्वारा, जैसे कि मार्केंसिया, इसमें क्या होता है, मार्केंसिया या जेमी के निर्माण से होता है। तो विखंडन, एक तो थैलस का विखंडन होगा जिससे अलैंगिक जनन हो सकता है, और एक जो मार्केंसिया होता है, मार्केंसिया में जेमी का निर्माण होता है, जेमी जिसका एक वचन है जेमा, ठीक है। इसके निर्माण से क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। जेमा जो होती है ये क्या होती है, हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक कलियां होती है जो थैलस पर छोटे ग्राही जेमा कप जिसे कहते हैं उसमें विकसित होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एक कप के आकार की जो संरचना आपको नजर आ रही है, इसे हम जेमा कप कह देते हैं। और इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आप, ये इनको जेमा कह देते हैं। इन्हीं में क्या होता है, इन्हीं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है मार्केंसिया के अंदर, ठीक है। जेमा मूल शरीर से अलग हो जाते हैं और अंकुरित होकर के नई संतति बना लेते हैं। तो याद रख लेना, मार्केंसिया में जेमा के द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन, नर और मादा लैंगिक अंग एक ही थैलस पर हो सकते हैं या अलग अलग थैलस पर पाए जाते हैं।
स्पोरोफाइट को फूट, सीटा और कैप्सूल में विभाजित करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बाद कैप्सूल के भीतर बीजाणु उत्पन्न करते हैं। देखिए 3 पार्ट्स मैंने बताए थे अभी पीछे आपको कि जो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं आपका जो ब्रायोफाइट्स होता है। ये देखिए स्पोरोफाइट, कैप्सूल, सीटा और लीव्स। जो इस कैप्सूल होता है ना, ये क्या होता है, ये लैंगिक जनन के रूप में काम करता है। तो इसी कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, बीजाणुओं का फॉर्मेशन होता है। ये बीजाणु अंकुरित होकर के मुक्त जीवी गेमेटोफाइट बनाते हैं। ये याद रख लेना, ये आपका लीवर वर्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मोसेज के बारे में पढ़ लेते हैं। मोसेज के जीवन चक्र का प्रमुख चरण गेमेटोफाइट है। इसमें 2 चरण होते हैं, एक तो प्रोटोनिमा चरण, एक पत्तीदार अवस्था या लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा चरण पहला चरण है, इसमें सीधे बीजाणु से विकसित होता है। ये जो चरण होता है प्रोटोनिमा, ये बीजाणुओं से या स्पोर से विकसित होता है और यह एक रेंगने वाली या हरी शाखा युक्त या अक्सर तंतुमय अवस्था होती है। नीचे लेटी हुई संरचना बनती है, ये प्रोटोनिमा चरण जो होता है और बीजाणुओं से बनता है। पत्तीदार अवस्था या लीफी स्टेज, ये दूसरी अवस्था है जो द्वितीयक प्रोटोनिमा से पार्श्व कल्ले के रूप में विकसित होती है। इनमें सीधे पतले अक्ष होते हैं। देखिए ये जो है ना बीच में दिखाई दे रहा है, ये सीधे पतले अक्ष होते हैं जिन पर सर्पिल रूप से व्यवस्थित पत्तियां होती है। देखिए बहुत सारी जो पत्तियां आपको नजर आ रही है ना, ये पत्तियां इसमें पाई जाती है। ये बहुकोशिकीय और शाखित प्रकंदों के माध्यम से मिट्टी से जुड़े रहते हैं। ये देखिए जो राइजोइड्स होते हैं, ये एकोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकती हैं, इनकी सहायता से मिट्टी में धंसे रहते हैं या जुड़े रहते हैं। यह अवस्था लैंगिक अंगों को धारण करती है। ऊपर ये कैप्सूल बनेगा, ये स्पोरेंजिया बनी, देखिए यहाँ पे सीटा है, फुट है, ये ऊपर वाला कैप्सूल कहलाता। तो ये क्या करती है, लैंगिक अंग है उनको धारण करती है। पत्तीदार अवस्था जो होती है मोसेज के अंदर। कायिक जनन देखिए, कायिक जनन है ये द्वितीयक प्रोटोनिमा में विखंडन और मुकुलन के द्वारा कायिक जनन होता है। लैंगिक प्रजनन की बात करें तो इसमें एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया है, ये पत्तीदार टहनियों की शीर्ष पर उत्पन्न होती हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमने देखा था, ये रहा स्पोरेंजियम, ये जो बनते हैं ना, ये क्या हो गए, लैंगिक अंग होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज एक स्पोरोफाइट में विकसित हो जाता है जिसमें एक फूट, सीटा और कैप्सूल शामिल होते हैं। मोस्ट में स्पोरोफाइट लीवरवर्ट्स की तुलना में अधिक विस्तृत होता है, ज्यादा विकसित होता है। कैप्सूल में बीजाणु बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बाद बीजाणु का निर्माण होता है। कैप्सूल के अंदर बीजाणु बनते हैं और क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है कैप्सूल में, जिससे बीजाणु का निर्माण होता है। मोस्ट में बीजाणु प्रकर्णित होते हैं जिससे एक विस्तृत तंत्र मतलब फैल जाते हैं। एग्जाम्पल इसके फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पेगनम, ये इसके उदाहरण हैं किसके, मोसेज के। ये याद रख लेना, ये आपका ब्रायोफाइटा है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइट्स देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक ही क्लास में हमें पूरा लेक्चर डिस्कस करना है। इस कारण आप सभी को पता है कि अगर आराम से देखने लगे तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। टेरिडोफाइट्स आदिम बीज रहित सैवनी पौधे जिनमें सुस्पष्ट स्पोरोफाइटिक पादप शरीर और अगोचर गेमेटोफाइट होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये आदिम बीज रहित सैवनी पादप होते हैं। इसमें वेस्कुलर टिश्यू है वो पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम वो पाए जाते हैं। सेवन की क्रिया इनमें होती है और सुस्पष्ट स्पोरोफाइटिक अवस्था इसमें पाई जाती है। गेमेटोफाइटिक अवस्था भी होती है। इनमें हॉर्स टेल और फंड्स को शामिल किया जाता है। औषधीय प्रयोजनों और मिट्टी बांधने वालों के रूप में उपयोगी होता है, यानी कि औषधियां बहुत ज्यादा प्राप्त होती है इनसे और मिट्टी को रोकने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। अक्सर सजावटी पौधों के रूप में भी इनको उगाया जाता है। ठंडी, नम, छायादार जगहों पर ये पाए जाते हैं। हालांकि कुछ रेतीले मिट्टी में भी ये उत्पन्न हो सकते हैं, रह सकते हैं। ब्रायोफाइट्स में जीवन चक्र में प्रमुख चरण गेमेटोफाइटिक पौधे का शरीर है। टेरिडोफाइट्स में मुख्य पौधे का शरीर एक स्पोरोफाइट होता है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है ये, सवाल हमने पढ़ी, ब्रायोफाइट हमने पढ़ा, ब्रायोफाइट इन दोनों में जो मुख्य पादप काय पूछे तो आपका गेमेटोफाइट होता है, युग्मकोद्भिद होता है। जबकि टेरिडोफाइट में जो होता है वो एक सुविकसित स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, इनमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियां पाई जाती है। जो स्पोरोफाइट होता है ये वास्तविक जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता है। ये देखिए रूट्स हो गई, ये ऊपर पत्तियां हो गई और ये बीच में तना भी इसमें पाया जाता है। टेरिडोफाइट्स में पत्तियां सिलेजिनेला की तरह छोटी यानी कि माइक्रोफिल्स, 2 प्रकार की पत्तियां देखने को मिलती है। जो छोटी होती है उन्हें माइक्रोफिल कह देते हैं, लघु पर्णी कह देते हैं, और बड़ी होती है उन्हें मैक्रोफिल कह देते हैं, इन्हें गुरु पर्णी कह देते हैं। जो छोटी पत्तियां होती है वो सिलेजिनेला जैसे पादपों में देखने को मिलती है और बड़ी पत्तियां ये फर्न्स जो होती हैं उनमें देखने को मिल सकती है। आगे देखिए, स्पोरोफाइट्स में स्पोरेंजिया होती है। स्पोरोफाइट्स के अंदर जो पत्ती जैसे उपांगों द्वारा निर्मित होती है जिन्हें स्पोरोफिलस कहते हैं।
यानी कि बहुत सारी जो पत्तियां होती है इकट्ठी होकर क्या बना लेती है, स्पोरोफिल्स का निर्माण कर लेती है। कुछ मामलों में स्पोरोफिलस अलग अलग संघन संरचनाएं बना लेती है, अलग ऐसी मतलब बहुत सारी इकट्ठी होकर के एक संरचना बना लेती है अलग अलग, जिन्हें स्ट्रोबिली या शंकु कहा जाता है, और ये सिलेजिनेला और इक्विसिटम में देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब बहुत सारी स्पोरोफिलस पत्तियां है इकट्ठी होकर के शंकु जैसी या स्ट्रोबिलाई बना लेती है, जिसे इक्विसिटम या सिलेजिनेला में देखने को मिलता है। स्पोरेंजिया बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु पैदा करते हैं। तो स्पोरेंजिया है उसमें बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है जिसमें मियोसिस होता है, जिससे बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणु जो होते हैं ये अगुणित होते हैं, अंकुरित होकर के इनकॉन्सिपियंस या एगोचर बोल सकते हैं इसको हिंदी, इनकॉन्सिपियंस छोटे बहुकोशिकीय मुक्त जीवी अधिकतर प्रकाश संश्लेषक थैलोइड गेमेटोफाइट को जन्म देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये टेरिडोफाइट का जो गेमेटोफाइट होता है वो प्रकाश संश्लेषी होता है, याद रख लेना। इसको जन्म देते हैं, मुक्त जीवी होता है और इसे प्रोथैलस कहा जाता है। गेमेटोफाइट्स में क्रमशः नर और मादा लैंगिक अंग होते हैं, नर और मादा लैंगिक अंग पाए जाते हैं। तो नर जो होता है उसको एंथ्रिडिया, नर लैंगिक अंग को एंथ्रिडिया कह देते हैं और मादा लैंगिक अंग को आर्किगोनिया कहते हैं। एंथ्रिडिया जो होती हैं ये नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें एंथ्रोजोइड्स कह देते हैं। आर्किगोनिया जो होती है एग उत्पन्न करता है जिसे हम मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिसे एग कह देते हैं। तो एंथ्रोजोइड्स है इसको आर्किगोनिया के मुख पर स्थानांतरित करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। 2016 और 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना। आगे देखिए, एंथ्रोजोइड्स आर्किगोनिया में अंडे के साथ मिलकर युग्मनज बनाता है। ये एंथ्रोजोइड्स आर्किगोनिया में पहुंच जाते हैं और वहां पर अंडे के साथ जुड़ करके फर्टिलाइजेशन के बाद युग्मनज बनाते हैं। जाइगोट एक बहुकोशिकीय सुविभेदित स्पोरोफाइट पैदा करता है। जो जाइगोट यहाँ पे बना ना युग्मकों के मिलने से, वो क्या करेगा, बहुकोशिकीय सुविकसित या सुविभेदित स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद का निर्माण करेगा, जो टेरिडोफाइट पादप का प्रमुख चरण होता है। अधिकांश टेरिडोफाइट्स समान प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समान प्रकार के, कुछ असमान प्रकार के करते हैं, लेकिन अधिकांश टेरिडोफाइट होते हैं वो समान, एक ही समान प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करते हैं। और ऐसे जो पादप होते हैं इन्हें होमोस्पोर्स पादप कह देते हैं, सम बीजाणु को कह देते हैं। और अन्य जो होते हैं ये दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करते हैं, जिसमें बड़े होते हैं और छोटे बीजाणु होते हैं। इन्हें विषमपोषी या हेट्रोस्पोर्स बीजाणु पादप कहा जाता है। हेट्रोस्पोर्स है उनमें सिलेजिनेला और साल्विनिया आते हैं। AIPMT 2008 में पूछा गया है। ठीक है, हेट्रोस्पोर्स में सिलेजिनेला और साल्विनिया आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोबारा में। मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स अंकुरित होते हैं और क्रमशः मादा और नर गेमेटोफाइट को जन्म देते हैं। मेगास्पोर्स मतलब लघु जो बीजाणु होते हैं, ये तो नर का निर्माण, मेगा तो लघु नहीं, गुरु होते हैं, गुरु बीजाणु होते हैं मेगास्पोर्स। ये तो क्या करेंगे, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेंगे। और माइक्रोस्पोर्स जो लघु होती हैं, लघु बीजाणु, ये क्या करेंगे, नर गेमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। मादा गेमेटोफाइट विभिन्न अवधियों के लिए मूल स्पोरोफाइट पर बनती है, मूल स्पोरोफाइट पर इसका निर्माण होता है। AIPMT 2011 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। मादा गेमेटोफाइट के भीतर युग्मनज युवा भ्रूण में विकसित हो जाता है और यह घटना बीज आवास या बीज आदत है उसका अग्रदूत, मतलब विकास। ये हम मान सकते हैं कि टेरिडोफाइट में क्या होता है, जो बीज का विकास है वो शुरू हो गया था, ऐसा माना जाता है। इसे विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ठीक है, तो हेट्रोस्पोर्स जो लक्षण होता है ना, अलग अलग बीजाणु पाए जाते हैं, वो बीज उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। टेरिडोफाइट की हम बात करें तो इसमें 4 समूह आते हैं। एक तो साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा में साइलोटम आता है जो कि विलुप्त हो चुका है। वैसे तो हम बात करें तो जीवित जीवाश्म कह देते हैं इसे, जीवाश्म में पादप है ये। लाइकोप्सिडा के अंदर सिलेजिनेला आता है, लाइकोपीडियम आता है। स्पेनोप्सिडा के अंदर इक्विसिटम शामिल किया जाता है। टेरोप्सिडा के अंदर ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एडियंटम जिसे वाल्किंग फर्न कह देते हैं, ये शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिलेजिनेला, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम और इक्विसिटम, ये उदाहरण है आपके टेरिडोफाइटा के जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अब आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म इसको हम तोड़ते हैं तो एक शब्द आता है जिम्नो और एक आता है स्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नग्न और स्पर्म का मतलब बीज।
ऐसे पादप जिनमें नगन बीज पाया जाता है, जिसके चारों ओर कोई आवरण नहीं होता, उनको हम जिम्नोस्पर्म कह देते हैं। हिंदी में अनावर्त बीजी पादप कहते हैं, अनावर्त बीजी पादप कहा जाता है। तो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड किसी भी अंडाशय भित्ति से घिरा हुआ नहीं होता है, और निषेचन से पहले या बाद में भी ये क्या होते हैं, खुले रहते हैं। निषेचन के बाद जो बीज विकसित होते हैं वो ढके हुए नहीं होते हैं, यानी कि नगन होते हैं, नगन बीज होते हैं ये। इनमें मध्यम आकार के पेड़ या गिरे हुए पेड़, नीचे लेटे हुए पेड़ या झाड़ियां शामिल की जाती है। जिम्नोस्पर्म में विशाल रेडवुड वृक्ष सिकोया सबसे ऊंचे वृक्ष प्रजातियों में से एक है। तो इसमें जो लंबे वृक्ष होते हैं रेडवुड वृक्ष सिकोया, ये भी इसमें देखने को मिलते हैं। जड़ सामान्यतः मूसला मूल वो पाई जाती है, मूसला मूल या टेप रूट जिसे हम कहते हैं वो पाई जाती है। तने शाखा रहित, जैसे कि साइकस में कुछ ऐसे पादप होते हैं जिसमें शाखाएं नहीं होती, शाखा रहित होते हैं जैसे कि साइकस। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें शाखा युक्त होते हैं जैसे कि पाइनस और सेड्रस। कुछ वंशों में जड़ों में माइकोराइजा जैसे कि पाइनस के रूप में कवकीय संबंध पाया जाता है। तो जो माइकोराइजा जैसे कि पाइनस होता है ना, पाइनस की जो जड़ें हैं उसके साथ में कवक पाए जाती हैं और ये एक सहजीवी संबंध बनाती है जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। और एक साइकस के साथ में शैवाल है, वो एक सहजीवी संबंध बनाती है शैवाल, इसको कोरोलोइड मूल कह देते हैं। ठीक है, ये दोनों ही याद रखें। देखिए यहाँ पर ये इसका स्पोरोफाइट है, इसके स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पर ये मेल शंकु बन गया जिससे यहाँ पर गेमेट्स बनते हैं, गेमेटोफाइट बोल देते हैं। पोलन ग्रेन यहाँ पर जो फ्लोर्स बनती हैं फीमेल, इसके ऊपर ये आते हैं। आने के बाद यहाँ परागण की क्रिया होगी, पोलन ग्रेन से इसके ऊपर आके गिरते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से ये ओवल है, ये ओवल कार्पल, और फिर यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है, ये वापस ये बन जाता है। तो सिंपल सा है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल से हमें जाना नहीं है। जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा वो याद रख लेना। ऐसे क्वेश्चन आपकी अलग से चैप्टर दे रखा है जो पुष्पीय पादपों के अंदर फ्लोरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं 12th क्लास के अंदर, वो याद रख लेना। साइकस जैसे पौधों में छोटी विशेष जड़ें, कोरोलोइड जड़ें, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से जुड़ी रहती है, इसकी हम बात कर चुके हैं। पत्तियां अत्यधिक तापमान, आर्द्रता और हवा को सहन करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होती है। यानी कि जो जिम्नोस्पर्म की पत्तियां होती है ये अत्यधिक तापमान को सहन कर सकती है, आर्द्रता है, हवा है, इन सभी को सहन करने के लिए अनुकूलित होती है। कोनीफर्स में सुई जैसी पत्तियां सतही क्षेत्र को कम कर देती है। जैसे आपने खजूर वगैरह देखा होगा, उसमें पतली पतली नुकीली पत्तियां होती है, तो वो बहुत ही पतली होती है, इस कारण उसका सतही क्षेत्र कम हो जाता है। इस कारण वहां पे जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वो बहुत ही कम होती है, पानी की हानि है वो बहुत ही कम होती है। इनके ऊपर मोटी क्यूटिकल पाई जाती है और धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। धसे हुए रंध्र कहलाते हैं सनकेन स्टोमेटा, ये पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, पानी की कमी को कम करने में मदद करते हैं। जनन की हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म में विषम बीजाणुक होते हैं। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, विषम बीजाणुक होते हैं। अगुणित जो माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स का उत्पादन करते हैं। यानी कि एक तो आपकी गुरु बीजाणु बनती हैं मेगा स्पोर्स, और एक बनते हैं आपके लघु बीजाणु। गुरु बीजाणु होते हैं ये मादा युग्मक होते हैं, अगुणित होते हैं, और लघु बीजाणु नर युग्मक होते हैं, ये भी अगुणित होते हैं, माइक्रोस्पोर्स। कुछ पत्तियां स्पोरोफिल के रूप में रूपांतरित हो जाती है और ये स्ट्रोबिल या शंकु बनाने के लिए एक अक्ष के साथ संघन और सर्पिल रूप में व्यवस्थित हो जाती है। मतलब कुछ पत्तियां होती हैं वो इकट्ठी होकर के शंकु का निर्माण करती है। स्पोरोफिलस स्पोरेंजिया धारण करती है। स्पोरेंजिया का निर्माण कहां पर होता है, बीजाणु धानी का निर्माण होता है स्पोरोफिलस, बीजाणु पर्ण के ऊपर होता है, जिनमें क्या होते हैं, बीजाणु उत्पन्न होते हैं। देखिए जैसे ये कोई आपकी पत्ती है, इस पत्तियों के मिलने से क्या हो गया, बहुत सारी पत्तियों के मिलने से संघन या शंकु का निर्माण हो गया। अब ये पत्तियां स्पोरोफिलस है तो क्या हो गया, इसके ऊपर एक स्पोरेंजिया बन जाएगी। ठीक है, ये स्पोरोफिलस है, इस पे स्पोरेंजिया बन गई और इसमें आपके बीजाणु बनते हैं। हिंदी में बोले तो इसको बीजाणु पर्ण कह देते हैं, इसको बीजाणु धानी कह देते हैं, और ये बीजाणु। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। स्पोरोफिलस दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की पत्तियां होती हैं। एक तो माइक्रो स्पोरोफिलस यानी कि लघु बीजाणु पर्ण, एक मेगा स्पोरोफिलस यानी कि गुरु बीजाणु पर्ण। तो ये नर स्ट्रोबिलाई माइक्रो स्पोरेंजेट बनाने के लिए व्यवस्थित होती है। जो माइक्रोस्पोर्स जो होती हैं लघु बीजाणु पर्ण, ये नर स्ट्रोबिलाई या माइक्रोस्पोरेंजेट बनाने के लिए व्यवस्थित होती हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया धारण करती है। माइक्रोस्पोर्स नर गेमेटोफाइट्स में विकसित होती हैं और ये अत्यधिक कम होते हैं, केवल सीमित संख्या में ही कोशिका तक पहुंच पाते हैं। ये इन गेमेटोफाइट को परागकण कहा जाता है। परागकण माइक्रोस्पोरेंजिया के भीतर विकसित होते हैं।
देखिए माइक्रोस्पोरोजिनस या माइक्रोस्पोरोफिलस जो होती हैं लघु बीजाणुपर्ण, ये क्या करती है, नर स्ट्रोबिलाई का निर्माण करती है। और इसमें क्या होता है, नर बीजाणुधानी इसके ऊपर पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स भी कौन से, माइक्रोस्पोर्स बनती हैं, लघु बीजाणु बनते हैं जो नर युग्मक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कोशिका तक बहुत ही कम संख्या में पहुंच पाते हैं। ठीक है, निर्माण किसमें होता है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया में इनका निर्माण होता है। अब बात करते हैं मेगास्पोरोफिलस की ध्रुव बीजाणुपर्ण। ये मादा स्ट्रोबिलाई या मैक्रोस्पोरेंजिएट बनाने के लिए व्यवस्थित होते हैं, और ये मेगास्पोरेंजिया यानी कि बीजांड को धारण करते हैं। बीजांड है वो इसी के ऊपर बनता है, बीजांड इस पर, मेगास्पोरोफिलस के ऊपर। तो दोनों चीजें आपको याद रख लेनी है। नर या मादा शंकु एक ही पेड़, पाइनस मतलब नर और मादा शंकु अगर एक ही पेड़ पर उपस्थित है तो वो पाइनस में हो सकती है, अगर अलग अलग पादपों पर है तो वो साइकस में हो सकती है। ठीक है, दोनों एग्जांपल याद रख लेना। मेगास्पोर मात्र कोशिका बीजांड काय की कोशिकाओं में से विभेदित होती है। तो मेगास्पोर मात्र कोशिका जो होती है, एमएमसी जिसे हम कहते हैं, ये जो बीजांड काय होता है उसमें से जितनी भी कोशिका पाए उनमें से कोई एक कोशिका जो होती है वो मेगास्पोर मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लग जाती है। बीजांड काय आवरण द्वारा सुरक्षित रहता है, इसके चारों ओर आवरण पाए जाते हैं और मिश्रित संरचना, इस सभी को मिलाकर की जो संरचना बनती है उसे बीजांड या ओवल कह देते हैं। ठीक है, मेगास्पोर मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, जिससे इसमें 4 मेगास्पोर बनते हैं, 4 मेगास्पोर बनते हैं। मेगास्पोरेंजियम जो कि न्यूशेलस होता है ना, न्यूशेलस को हम मेगास्पोरेंजियम कह देते हैं। तो मेगास्पोरेंजियम भीतर जुड़े हुए मेगास्पोर्स में से एक बहुकोशिकीय मादा गेमेटोफाइट में विकसित होता है। जो 4 होते हैं ना उनमें से कोई एक विकसित होता है जो 2 या 2 से अधिक आर्किगोनिया को धारण करता है। ठीक है, बहुकोशिकीय मादा गेमेटोफाइट भी मेगास्पोरेंजियम के भीतर जारी रहता है। बहुकोशिकीय जो मादा गेमेटोफाइट है वो भी मेगास्पोरेंजियम के अंदर है, वो निरंतर बना रहता है, बरकरार रहता है, ये हम मान सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, जिम्नोस्पर्म है वो कंप्लीट होता है। अब एंजियोस्पर्म के, इसमें कोई डाउट हो तो आप बता देना। देखिए ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, सीधी की सीधी लाइनें हैं, सिर्फ आपको पढ़नी है और आराम से याद हो जाएगी। और साथ साथ में मैं 2 या 3 बार बोल रहा हूं तो रिपीट हो रही है आपकी, तो ये याद भी हो जाएगी ऐसे। एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी, ये पुष्पीय पादप होते हैं और सबसे ज्यादा वर्तमान में यही पादप पाए जाते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि इनके जो बीज होते हैं ना वो अंडाशय की भित्ति के द्वारा ढके हुए रहते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्प वाले पादप होते हैं, सॉरी एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये पुष्पीय पादप होते हैं, ये पुष्प पाए जाते हैं। इस प्रकार से नर जननांग आपका स्टेमन हो जाएगा, मादा जननांग कार्पल हो जाएगा। तो ये होती है नर जननांग और ये बीच वाला मादा जननांग। विशिष्ट प्रजनन संरचनाएं होती हैं जिसे हम पुष्प कह देते हैं। बीज फलों से घिरे रहते हैं, बीज जो होते हैं उनके चारों ओर फल पाए जाते हैं। अंडाशय ये फल के रूप में विकसित होता है, निषेचन के बाद की बात कर रहे हैं तो फल के रूप में विकसित होगा। बीजांड निषेचन के बाद ये बीज के रूप में विकसित होता है। दोहरा निषेचन है वो आवर्त बीजी पादप की एक मुख्य विशेषता है जिसकी खोज नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। परागकण कीटों, पक्षियों, पानी या हवा की मदद से हो सकता है। आकार सीमा छोटे होते हैं, ये लगभग सूक्ष्म वुल्फिया, सबसे छोटे पादप की हम बात करें पुष्पीय पादप की वो वुल्फिया हो सकता है। और सबसे बड़े पादपों की बात करें तो वो नीलगिरी के जो ऊंचे पेड़ होते हैं 100 मीटर से भी अधिक, ये हो सकते हैं सबसे बड़े। ये हमें क्या करते हैं, भोजन, चारा, ईंधन, दवाई और कई व्यावसायिक महत्वपूर्ण उत्पाद है वो हमें इनसे प्राप्त होते हैं, एंजियोस्पर्म के पादपों से। 2 ग्रुप आते हैं, एक तो डाइकोटिलेडन्स हो जाएगा, एक तो डाइकोटिलेडन्स यानी कि द्विबीजपत्री और एक मोनोकोटिलेडन्स एक बीजपत्री। डाइकोटिलेडन्स जो होते हैं इनमें 2 बीजपत्र वाले पादप आते हैं जैसे कि मस्टर्ड यानी सरसों, पी, मटर और बीन्स। आपने देखा होगा जब पौधा निकलता तो इस प्रकार से 2 पत्तियां निकलती हैं शुरुआत में, तो इसे हम द्विबीजपत्री कह देंगे, जैसे इसमें निकली हुई है ये मटर। मोनोकोट्स, इसमें क्या होती है, केवल एक ही पत्ती निकलती है एक साइड से। आपने देखा होगा गेहूं का पौधा जब बनता है तो ऐसे बीज जिनमें केवल एक बीज पत्र होता है वो क्या होते हैं, एक बीज पत्री। घास, गेहूं, चावल ये इसमें हो गए। यहाँ पर मैंने इनके बीज भी दे रखे, देखिए ये एक बीज पत्र है और इसमें ये 2 बीज पत्र है। ठीक, मोनोकोटिलेडन्स और ये डाइकोटिलेडन्स। अब आता है पादप जीवन चक्र और पीढ़ियों का एकांतर, इंपॉर्टेंट है ये भी।
पादपों की कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभाजित होकर के विकसित होती है और विभिन्न पादपों के शरीर जैसे कि अगुणित और द्विगुणित का निर्माण करती है। अगुणित मतलब गेमेटोफाइट, द्विगुणित मतलब स्पोरोफाइट। अगुणित पादपों के शरीर को गेमेटोफाइट कहा जाता है और द्विगुणित पादपों के शरीर को स्पोरोफाइट या बीजाणुविद कहा जाता है। लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले पादप पूरे जीवन चक्र में गेमेटोफाइट अगुणित होते हैं और स्पोरोफाइट द्विगुणित, और इनके बीच में पीडी एकांतरण होता है। देखिए ये स्पोरोफाइट है, ये गेमेटोफाइट है, ये द्विगुणित होता है और ये अगुणित होता है। और किसी भी प्रकार का आप लाइफ साइकिल देख लो, उसमें इनमें क्या होता है, पीडी एकांतरण चलता रहता है। ये इससे ये और इससे ये बनता है, इसको हम पीडी एकांतरण कह देते हैं। पादप जीवन चक्र का पैटर्न क्या होता है, क्या क्या चीज इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। देखिए सबसे पहले गेमेटोफाइट जो कि अगुणित होता है, फिर ये क्या होता है, माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है जिससे गेमेट बनते हैं। अगुणित होता है, माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होने से क्या होता है, गेमेट्स बन गए जो कि अगुणित होते हैं। इनमें फिर फर्टिलाइजेशन होगा, दो गेमेट्स मिलेंगे, मिलने से फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, अब जाइगोट में क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, माइटोसिस समसूत्र विभाजन होगा जिससे स्पोरोफाइट बनेगा। और स्पोरोफाइट जो बीजाणुद्भिद होता है ये द्विगुणित होता है। पहली स्टेज ये आ गई गेमेटोफाइट जो अगुणित होती है, युग्मकोद्भिद, ये बीजाणुद्भिद जो कि द्विगुणित होती है। अब जो बीजाणुद्भिद होता है इसमें फिर से मियोसिस होगा, मियोसिस होने से यहाँ पे क्या होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, बीजाणु बनेंगे। और बीजाणु कैसे होते हैं, ये अगुणित होते हैं। यहाँ पर मियोसिस होने से द्विगुणित से अगुणित संरचना बन गई। अब माइटोसिस होगा इस स्पोर्स के अंदर और फिर न्यू गेमेटोफाइट का निर्माण हो जाएगा, नया युग्मकोद्भिद बनेगा और वापस ये स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगी। ये सभी पादपों का जो पैटर्न होता है वो यही होता है, एक बार देख लेना याद हो जाएगा। हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल 3 प्रकार के होते हैं जीवन चक्र, हेप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक और हेप्लोडिप्लोन्टिक, तीनों ही पढ़ेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, अगुणित जीवन चक्र। तो इसमें जो गेमेटोफाइट पीढ़ी होती है वो प्रमुख होती है, सबसे ज्यादा जो मुख्य होती है ना, वो डोमिनेंट जो पीढ़ी होती है वो गेमेटोफाइट होती है। ये प्रकाश संश्लेषी और मुक्त जीवी होती है। स्पोरोफाइटिक पीढ़ी जो होती है इसमें केवल एक कोशिकीय वाला युग्मनज होता है, केवल युग्मनज पाया जाता है जो मुक्त जीवी नहीं होता है, जो इसी पर डिपेंड करता है गेमेटोफाइट पर। बीजाणु बनाने के लिए इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है जो नए गेमेटोफाइट का उत्पादन करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, माइटोटिक रूप से विभाजन करते हैं। तो इसमें स्पोरोफाइटिक या गेमेटोफाइट स्पोरोफाइटिक रूप में केवल युग्मनज अवस्था पाई जाती है जो द्विगुणित होती है। और ये हेप्लोडिप्लोन्टिक या अगुणित जीवन चक्र ये किसमें देखने को मिलता है, जो सवाल होती है जैसे कि वोल्वोक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास की कुछ प्रजातियां, इनमें आपका हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है। एक बार इस डायग्राम को देखिए, हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहां से शुरू करें, यहां से शुरू करते हैं। देखिए गेमेटोफाइटिक जो स्टेज होती है अगुणित होती है, इसमें गेमेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, गेमेट बन गई, एक गेमेट मेल एक फीमेल, ऐसा मान लीजिए। दोनों जुड़ने से, यानी कि जुड़ने को हम क्या कह देंगे, सिनगेमी कह देते हैं। सिनगेमी होने से जाइगोट बन गया और जाइगोट जो अवस्था ये द्विगुणित होती है, ये अगुणित होती है। ठीक है, और ये द्विगुणित अवस्था आ गई और ये जाइगोट्स में फिर मियोसिस होगा। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन से वापस स्पोर्स बनेंगे जो कि अगुणित होते हैं। तो केवल ये जो जाइगोट अवस्था होती है ना वही द्विगुणित होती है और जितनी भी अवस्था वो अगुणित पाई जाती है। स्पोर से फिर गेमेटोफाइट, ये पूरा चक्र आपका इस प्रकार से चलता रहता है। तो ये हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होगा, अगुणित जीवन चक्र। अब आता है डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, द्विगुणित जीवन चक्र। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ज्यादा समय किसका होता है, द्विगुणित अवस्था का होता है। तो इसमें स्पोरोफाइटिक जो पीढ़ी होती है वो प्रमुख होती है, प्रकाश संश्लेषी होती है और स्वतंत्र होती है। गेमेटोफाइटिक पीढ़ी ये सूक्ष्मदर्शी होती है और एकल कुछ कोशिका वाले, जैसे कि उदाहरण है यहाँ पर फ्यूकस है, और अगुणित गेमेटोफाइट है उसके द्वारा दर्शाई गई। तो गेमेटोफाइटिक पीढ़ी है कुछ कोशिका वाली होती है और ये अगुणित होती है। एग्जाम्पल देखिए, सभी बीज देने वाले पादप जो होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये क्या करते हैं, इसी पैटर्न का पालन करते हैं। और गेमेटोफाइटिक चरण जो होता है इनमें बहुकोशिकीय से कम होता है। तो जो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, स्पोरोफाइटिक जो होता है ये मुख्य पीढ़ी होती है। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें हम देखिए यहां से शुरू करते हैं स्पोरोफाइट से। ये स्पोरोफाइट है जो कि द्विगुणित होता है, इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस होने से यहाँ पर गेमेटोफाइट बना, मतलब गेमेट्स बने जो अगुणित होते हैं। फिर इसमें गेमेटोजेनेसिस हुआ, गेमेटोजेनेसिस के अंदर गेमेट्स बने, मेल और फीमेल दोनों जुड़ गए, जुड़ने सिनगेमी कह देते हैं और फिर जाइगोट बन गए।
और जायगोट बनने के बाद में जायगोट फिर स्पोरोफाइट बनने लगा। ज्यादा समय किसका है, तो ज्यादा समय इस द्विगुणित अवस्था का, तो इसको डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो ये आपकी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। अब आता है हेप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, जिसे हम अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र कह लेते हैं। गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों चरण बहुकोशिकीय और मुक्त जीवी होते हैं, मतलब दोनों का बराबर मात्रा में इसमें स्थान होता है और दोनों ही बहुकोशिकीय और मुक्त जीवी होते हैं। यह हेप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक जीवन चक्रों के बीच की एक मध्यवर्ती स्थिति होती है। ब्रायोफाइट्स में अगुणित गेमेटोफाइट प्रमुख, स्वतंत्र और प्रकाश संश्लेषी होता है। ब्रायोफाइट्स के अंदर अगुणित होता है गेमेटोफाइट, प्रमुख पादप जो काय होता है वो गेमेटोफाइट ही होता है, युग्मकोद्भिद होता है, स्वतंत्र होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है और अल्पकालिक बहुकोशिकीय स्पोरोफाइट के साथ एकांतरित होता है। इसमें जो स्पोरोफाइट होता है वो अल्पकालिक होता है, ठीक है, बहुत कम समय का। टेरिडोफाइट की हम बात करें तो इसमें द्विगुणित स्पोरोफाइट है, वो प्रमुख पादप काय होता है, इसका स्वतंत्र होता है और प्रकाश संश्लेषी होता है। इसमें जो अल्पकालिक होगा वो बहुकोशिकीय अगुणित गेमेटोफाइट होगा, इसके साथ में ये एकांतरित होता है। तो ब्रायोफाइटा में मुख्य पादप का गेमेटोफाइट, टेरिडोफाइटा में मुख्य पादप का स्पोरोफाइट। एग्जाम्पल है इसकी जिसमें हेप्लोडिप्लोन्टिक या अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र जो होता है ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है, टेरिडोफाइट्स में होता है। कुछ सवाल है फिकस वगैरह उसमें कुछ सवाल जिसमें एक्टोकार्पस है, पोलीसाइफोनिया है, केल्प्स है, इनमें क्या होता है हेप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो यहाँ पर आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। देखिए स्पोरोफाइट है जो कि द्विगुणित होता है, इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस से स्पोर्स बने, स्पोर्स से गेमेटोफाइट बना जो अगुणित होता है, इसमें गेमेटोजेनेसिस हुआ जिससे गेमेट्स बने, गेमेट्स आपस में जुड़े, सिनगेमी हुई, फिर जायगोट बना, जायगोट से फिर स्पोरोफाइट बना। इनकी जो अवस्था का जो समय होता है वो लगभग समान होता है, इस कारण इसे अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र भी कहते हैं, दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। और ये आपके ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एक्टोकार्पस, पोलीसाइफोनिया, केल्प में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये 3rd नंबर का जो चैप्टर है क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का कंप्लीट होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना। यदि अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए जल्दी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय कम है और 1 ही घंटे में या 1 घंटे 1.25 घंटे में आपको ये क्लास कंप्लीट करनी है, क्योंकि रिविजन क्लास है। जब हम नेक्स्ट सिरे से हम शुरू करेंगे ना तो उसमें और अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।